जय सिया राम बच्चों। तो आपके पास फिर से मैं उपस्थित हूँ बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन मॉडल सेट को लेकर के। आज फिर से हम कुछ नए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और डैम श्योर बेटा कि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, राइट ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हमारे साथ जुड़े, ठीक है, और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, और बेटा इस सिरे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका 2 मिनट नहीं बल्कि 1 ही मिनट का टाइम लेना चाहूँगा, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमारे देश के लिए एक कह सकते हैं सौभाग्यशाली दिन रहा था, जब 23 जनवरी 1897 को एक ऐसे नेता जिनको कौन नहीं जानता है, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, और आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, राइट ना। और आप मान के चलें तो भारत को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्रता संग्राम में, राइट ना, ये सबसे बड़े अव्वल नेता में से थे, अग्रणी नेता में से एक थे, जिनकी बात पूरा विश्व मानता था। और अंग्रेज को तो मतलब मत पूछिए, अंग्रेजों को इन्होंने बहुत तंग भी किया था, राइट ना। और अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था, राइट ना। इन्होंने कई सारे नारे भी दिए हैं, तो ऐसे नेता को याद करने में कोई बुराई नहीं है, ताकि हमारे बच्चे जाने भी कि ये आज़ादी हमें किनके महत्वपूर्ण बलिदान और त्याग और तपस्या के आधार पर मिला है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो 2 महत्वपूर्ण नारे थे, वो आज के टाइम पे जो है राष्ट्रीय नारा के रूप में भी जाना जाता है। जैसे जय हिंद, हम लोग बोलते हैं जय हिंद, जय भारत, भारत तो बाद में जोड़ा गया। जय हिंद का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, ठीक है। दूसरा एक और फेमस, थोड़ा सा आप कह सकते हैं एग्रेशन, जो आपके अंदर जुनून जगाते, राइट ना, वैसा भी एक उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, राइट ना। इनका एक और मानना था बात बेटा कि स्वतंत्रता जो है ना, मतलब आज़ादी जो है, वो मांगने से नहीं मिलती है, उसको छीनना पड़ता है। तो आप भी अगर अपने आज़ादी की लड़ाई के लिए खड़े होना चाहते हैं, तो आपको खुद भी क्या करना पड़ेगा, उस आज़ादी को छीनना पड़ेगा। ये सुभाष चंद्र बोस के कुछ जीवन के तार्किक विचार थे, जिसके आधार पर इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। हालांकि इनकी मृत्यु बहुत ही संदिग्ध तरीके से हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी में एक विमान दुर्घटना में कहा जाता है कि हुआ था, राइट ना। और विमान दुर्घटना ताइवान में हुई थी, जिसका डिक्लेरेशन भी आसपास अभी कुछ साल पहले 2016 में ही हुआ था। सरकार का कुछ सर्वे वगैरह कराया गया, कुछ इस पर रिसर्च किया गया, तब डिक्लेयर किया कि उनकी मृत्यु ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई। तो कुछ पॉलिटिकल एंगल रहा होगा उसमें, आप समझ ही रहे होंगे आगे, ठीक है। तो अब हम लोग इनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, झकास होने वाला है, और ये है आपके लिए बिहार इंटरमीडिएट का एमसीक्यू क्वेश्चन। और फिर से समझेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट जुड़िए और समझने का कोशिश कीजिए, राइट ना बेटा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपके लिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बच्चा भी समझता होगा। क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत के सुचालक हैं। तो बेटा देखो, जितने भी मेटल्स होते हैं, और आपने एक और पढ़ा होगा सेमी कंडक्टर्स, राइट ना। तो मेटल हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं, राइट ना। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम को, देखें ऑप्शन ए मैग्नीशियम है, मेटल है, कंडक्टर होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। फिर बेटा आपके पास जर्मेनियम है, ये एक सेमी कंडक्टर है, कॉपर मेटल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, द राइट आंसर इज डी, इनमें से सभी। सेकेंड आपके पास क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। अर्धचालक दैट मीन्स द सेमी कंडक्टर। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, सेमी कंडक्टर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर। बेटा देखो, सिल्वर, मतलब सेकेंड ऑप्शन बी देखें, सिल्वर है, ऑप्शन सी कॉपर है, ऑप्शन डी आयरन है। दीज 3 आर द मेटल्स, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, so it is not a semiconductor, so the right answer will be silicon. Silicon is a semiconductors, right ना। दूसरा कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर्स को आइडेंटिफाई करने का ये भी है कि when you will see the crystal, right ना, if you will see the crystal then definitely the crystal have 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। क्रिस्टल में कितना कॉन्सेप्ट, कैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मान लो क्या, सिलिकॉन का अगर स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं, तो एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ अटैच होता है,
तो बेटा अगर एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ अटैच है तो सिलिकॉन में आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर। तो जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट आ गया वो सेमीकंडक्टर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो सिलिकॉन इज द राइट आंसर, राइट ना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए महत्वपूर्ण पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन यूनिट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, तापमान पर निर्भर नहीं करने वाला। तो याद रखना बेटा, देखो सॉल्यूशन के अर्थात विलयन के कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट ना, जो बेसिकली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लाइक जैसे हम कर सकते हैं क्या, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज होता है। लाइक जैसे मान लीजिए वाटर है, आप लिक्विड से हीट करेंगे वेपर में आएगा, बट द मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी कांस्टेंट, ओनली द वॉल्यूम कैन चेंज, ओनली द वॉल्यूम कैन चेंज, राइट ना। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स है, मास टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, राइट ना। तो अभी अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा देखो आपका नॉर्मेलिटी का जो रिलेशन होता है n इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, E बाई भी, मतलब वॉल्यूम है। मोलारिटी की बात कर लेते हैं, n बाई भी, यहाँ पर भी वॉल्यूम है। मोलालिटी की बात कर लेते हैं तो मोलालिटी बेटा n बाई डब्ल्यू है, यानी वेट है। तो वेट जो होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, तो द राइट आंसर विल बी मोलालिटी। सो द राइट आंसर विल बी सी, राइट आंसर विल बी सी, मोलालिटी, राइट ना। सो मोलालिटी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, इसको हिंदी में मोललता कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, मोललता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सोडा वाटर। व्हाट इज द सोडा वाटर? सोडा वाटर दैट मीन्स व्हाट इज द एक्वस, वी कैन से दैट व्हाट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस सोडा। तो बेटा सोडा वाटर कहने का मतलब देखो सिंपल सी बात कर लेते हैं। जैसे लाइक देखो यहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या, H2O में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करते हैं तो हाई प्रेशर पर, तो वो एक कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3, और इसी कार्बोनिक एसिड को हम यूज करते हैं पेएबल प्रोडक्ट में। लाइक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया तो हाई कार्बोनिक एसिड यूज कर लेते हैं, और सोडा वाटर है उसमें भी हम यूज करते हैं कार्बोनिक एसिड को। तो द राइट आंसर इज इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ CO2 गैस इन वाटर। सो द राइट आंसर विल बी ए, जल में CO2 का गैसीय विलयन होता है। नेक्स्ट है बेटा क्या, आपको लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? लोहे को जंग लगाने से, तो देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो बेटा देखो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग जिस प्रोसेस पर काम करते हैं उस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजिंग, और गैल्वेनाइजिंग के लिए जिंक के साथ साथ हम लोग लेड ऑक्साइड का भी यूज करते हैं। लेकिन जो लेड ऑक्साइड होता है बेटा वो Pb3O4 होता है। वो कौन सा होता है? Pb3O4। सो द राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने पढ़ा होगा कि लोहे पर जंग कैसे लगता है, राइट ना, लोहे पे जंग कैसे लगता है। तो लोहे पे जंग लगने के लिए हम लोगों ने बेटा पढ़ा हुआ क्या कि लोहे को बेसिकली हम लोग कर सकते हैं क्या, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन, जनरली वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करते हैं, राइट ना। और वाटर वेपर आपने पढ़ा होगा कि जो होता है बेटा बेसिकली क्या होता है, वाटर वेपर होता है, राइट ना। देखो यहाँ पर हम लोग इक्वेशंस को देख लें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसके आंसर की तरफ, राइट ना। तो जैसे देखो लोहा है बेटा Fe है, अब कहता है क्या, वाटर वेपर होना चाहिए, मतलब वाटर वेपर होने के लिए नेचर में H2O होना चाहिए, प्लस एयर में रखते हैं बेटा उसको, यानी ऑक्सीजन होना चाहिए। जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं तो आयरन का ऑक्साइड बनता है Fe2O3.XH2O। ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, दैट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज नोन एज रस्टिंग। इसी को हम लोग रस्टिंग करते हैं, राइट ना। तो अगर बेटा इसकी को रस्टिंग करते हैं हम लोग, तो इस रस्टिंग के कॉन्सेप्ट के लिए देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है, इसको रिएक्शन को बैलेंस करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट ना। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने बोला क्या कि ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन हवा का पार्ट है, वाटर वेपर होना चाहिए मतलब मॉइस्चर का पार्ट है, तो इधर मॉइस्चर इधर एयर, ये मॉइस्चर और ये एयर, तो राइट आंसर विल बी बी, मॉइस्ट एयर। आर्द्र वायु, पानी वाला हवा चाहिए आपको, राइट ना, वाटर वेपर चाहिए आपको।
नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या है यहाँ पर देखो बेटा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दीज आर द नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो यहाँ पर देखो F2 इज मोर देन Cl2 इज मोर देन Br2, राइट ना, ब्रोमीन रह क्या बेटा, इज मोर देन Br2 एंड देन मोर देन I2। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो F2 लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट रहता तो I2 लेते, तो यहाँ पर द राइट आंसर विल बी F2। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो द राइट आंसर विल बी F2। नेक्स्ट बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म। अगेन मेटल जो सॉलिड होता है ना, मेटालिक सॉलिड, कौन सा सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, तो मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कौन सा बेटा, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सीने बार है। सीने बार इज एन ओर्स, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीने बार। सीने बार इज द ओर्स ऑफ मरकरी। तो पहला चीज, अगर ये मरकरी का ओर्स है तो लेड तो सल्फाइड होगा नहीं, राइट ना। अब देखिए अगर लेड सल्फाइड है तो लेड सल्फाइड को गैलेना बोलते हैं, इसको गैलेना बोलते हैं, HgS को सीने बार बोलते हैं, HgCl2 को मर्क्यूरस क्लोराइड और इसको मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो द राइट आंसर विल बी HgS, राइट आंसर विल बी HgS, ये राइट आंसर होगा बेटा, राइट ना। सो द राइट आंसर विल बी HgS, HgS इज द राइट आंसर, राइट ना। नेक्स्ट देखो बेटा, पूछ रहा है क्या, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, राइट ना। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना, 8। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते होंगे तो आप लिख सकते हैं कितना, 1s2 2s2 एंड 2p4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8। सो द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 2s2 2p4, 2s2 2p4। सो द राइट आंसर इज ए, 2s2 2p4, राइट ना, क्योंकि आपके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द मैग्नीशियम इज। मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्ष में पाई जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट ना। तो लाइक जैसे देखो मैग्नीशियम है, कौन सा आइटम बेटा, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं क्या, 1s2 2s2 2p6, राइट ना, 10 हो गया 3s2। आपसे पूछा क्या जा रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ मैग्नीशियम। तो ये देखिए पहला ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो राइट आंसर विल बी सी, द राइट आंसर विल बी सी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 2, राइट ना, इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ऑर्बिटल का आकार होता है, दैट मीन्स आपसे पूछा जा रहा है द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। बेटा एस के बारे में पढ़ा होगा, स्फेरिकल होता है। एस की बात कर लेते हैं तो स्फेरिकल शेप होता है। पी की बात कर लेते हैं तो डम्बेल होता है। टी की बात कर लेते हैं तो आपने पढ़ा होगा डबल डम्बेल होता है। और एफ की बात कर लेते हैं तो डिफ्यूज शेप ट्रिपल डम्बेल होता है। सो द राइट आंसर इज, ये एस के लिए हो गया, ये पी के लिए हो गया, ये डी के लिए हो गया और ये एफ के लिए हो गया। सो द राइट आंसर इज डम्बेल। सो डम्बेल, ए विल बी द राइट आंसर, राइट ना। नेक्स्ट बेटा, निम्नलिखित में किसे कास्टिक सोडा कहते हैं, राइट ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा दैट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा दैट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट ना। ये सोडा है बेटा, ये सिंपल सोडा है, सोडा एस बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा और इसको बोलते हैं कॉमन साल्ट। तो देखिए कास्टिक सोडा, सोडा एस, सोडा वो पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट, राइट ना। तो आपको याद रखना नाम, देखो फिर से सुनो बेटा, फिर से सुनो, कास्टिक सोडा, सो द राइट आंसर ए। बट अगर सोडा एस रहता तो Na2CO3, अगर सोडा पाउडर रहता, वॉशिंग सोडा रहता है, वॉशिंग सोडा, तो Na2CO3, और अगर कॉमन सॉल्ट होता, रॉक सॉल्ट होता तो NaCl। सो द राइट आंसर इज हियर व्हाट, NaOH। नेक्स्ट, पोटास एलम इज अ, ओके, सो पोटास एलम हिंदी में इसको फिटकरी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पोटास एलम ही दे रखा। तो पोटास एलम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा। देखो पोटास एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, राइट ना। इसमें आप 12H2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाई डेका हाइड्रेटेड भी लिख सकते हैं आप इसको। सो पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, डाई डेका हाइड्रेटेड आप बोल सकते हैं अगर 12 लिखेंगे तो। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम है,
एक मेटल पोटेशियम है यानी एक साल्ट यहाँ पर है, दूसरा सॉल्ट ये है, दो सॉल्ट है यानी द आंसर विल बी डबल सॉल्ट, युग्म लवण। पोटासियम क्या है? डबल सॉल्ट है। नेक्स्ट बेटा, हीरा में कार्बन का प्रसंकरण है, मतलब द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड इज। कार्बन बेटा देखो, कार्बन डायमंड का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है। डायमंड में बेटा एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म जो होता है वो sp3 में फॉर्म होता है। किसमें फॉर्म होता है? sp3 में। सो द राइट आंसर विल बी ए, sp3। नेक्स्ट है आपके लिए बेटा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज द नेम ऑफ, ये फॉर्मूला दे रखा बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, तो बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल होता है, क्या होता है? द नेम ऑफ द कंपाउंड इज फिनॉल, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द बेंजीन इज, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर्स बेटा सबको मालूम होगा, राइट ना, C6H6 बोलते हैं फॉर्मूला। स्ट्रक्चर्स अगर ऐसे बनाई जाए तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 पॉसिबल है, सो द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 3, बाकी सब जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं, राइट ना, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट, उजला एवं पीला फॉस्फोरस निम्नलिखित में से क्या है? व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो बेटा रे, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, ऑल ऑफ दीज नॉन एलोट्रॉप्स, जो बेसिकली बेटा क्या होता है, येलो फॉस्फोरस को ही हम कन्वर्ट करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस में। सो दीज आर द टू डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ phosphorus, and the two different physical form of the phosphorus or any element is known as allotrophs. So the right answer will be अप्रूप। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? अप्रूप। संभारिक में बेटा देखो क्या होता है, मतलब आइसोबार्स में मास नंबर विल बी सेम, एटॉमिक नंबर विल बी डिफरेंट। समस्थानिक यानी एलोट्रॉप्स में बेटा क्या होगा, एटॉमिक नंबर विल बी सेम बट द मास नंबर विल बी डिफरेंट, राइट ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन, 19th नंबर क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राइट, इट इज कंफ्यूजिंग आंसर फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एविडेंटली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। बेटा पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा आयरन है, लेकिन अगर अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो एबेंडेंट थर्ड नंबर ऑफ मेटल्स जो है वो बेसिकली अपने पास के एल्यूमिनियम है। सो द राइट आंसर विल बी एल्यूमिनियम, राइट ना, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट द होल यूनिवर्स or the whole earth, right? The question is asking for the upper earth crust, कि अर्थ क्रस्ट में जो मिट्टी का ऊपरी परत है, राइट ना, भूपर पट्टी जिसको आप बोलते हैं, है ना, उसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व है? तो उसमें एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम है, राइट ना। नेक्स्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को किस नाम से जानते हैं बेटा? राइट ना, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर नोन बाय विच नेम। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट ना, आपने पढ़ा होगा कि इफ द मेटल रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, राइट ना, देन सॉल्ट इज फॉर्म। और देखो बेटा मैं यहाँ पर एक टर्म लिख रहा हूँ, एक टर्म है यहाँ पर हैलोजेन यानी हैलोजन। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है फॉर्मिंग। तो कह सकते हैं क्या, ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन हैलोजेंस, राइट ना, सो द राइट आंसर विल बी हैलोजन। नेक्स्ट बेटा देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, इथीन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है? इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इथीन नाम से पता कर लो ना, देख लो ना, बहुत आसान। देखो प्रोपीन है, ये तो होगा नहीं, इथीन पता करना मुझे। देखो यहाँ पर इथीन है बेटा, यहाँ पर इथीन है, देखो इथीन, पॉलीथीन। सो द राइट आंसर विल बी पॉलीथीन, राइट आंसर विल बी पॉलीथीन, राइट ना। ये एक तरीके का एडिशन पॉलीमर है जिसमें इथीन को, ठीक है ना, क्या करते हैं बेटा, पॉलीमराइज करते हैं एडिशन रिएक्शन के द्वारा और फिर हम लोग पॉलीथीन्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम ऑन हीटिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, राइट ना। सो एक मिक्सचर है आपके पास, चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट यानी कि बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर है C डबल बॉन्ड OONA प्लस, ठीक है ना। सोडा लाइम यानी NaOH प्लस CaO। तो बेटा देखो यानी यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये सब के सब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, तो ये बनाएंगे Na2CO3 प्लस बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर पीछे से हाइड्रोजन आ जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी बेंजीन, सो द राइट आंसर इज डी, बेंजीन, राइट ना। ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ये क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है,
राइट ना, कोल्बे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 23। जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास है फिनॉल, आपके पास है फिनॉल OH और आप इसको हीट कर रहे हैं जिंक डस्ट के साथ। तो जिंक डस्ट क्या करता है बेटा, यहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद बना देता है ZnO प्लस बेंजीन रिंग। इसका मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी द बेंजीन। इट इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर्ट गैस। बच्चा बच्चा जानता होगा, नियॉन इसका राइट आंसर होगा। नियॉन विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। देखो बेटा बायोडिग्रेडेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है क्या बेटा, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है द मॉलिक्यूल्स विच कैन बी कैटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ बायो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रोब्स के द्वारा, फंगस और बैक्टीरिया या ईस्ट। राइट, ईस्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फंगस। अगर ये सब अपने मेटाबॉलिक एंजाइमेटिक एक्शन के कारण अगर किसी चीज़ को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, दोज पॉलीमर्स आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ना जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं वो या तो सिंथेटिक हो, सॉरी सेमी सिंथेटिक नेचर का हो सकते हैं और या तो कंप्लीट नेचुरल हो सकते हैं। कंप्लीट सिंथेटिक नहीं होंगे तो नेचुरल होंगे। तो नेचुरल में यहां पर सेल्यूलोज दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। सेल्यूलोज इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल। राइट ना, प्लांट अपने सेल वॉल को सेल्यूलोज के रूप में बनाता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एन एल्डिहाइड ऑफ ऑक्सीडेशन गिव्स। एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो एल्डिहाइड है बेटा, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RC≡OH। आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज मतलब आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं बाय एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आप ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो द कंपाउंड यू विल गेट विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट ना, सो द आंसर विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ओके गुड। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द सच पार्टिकुलर कंपाउंड। तो बेटा देखो इसमें आपको पता करना है क्या, देखो द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of the element in a complex compound or in any compound is always equal to 0। अब मान लीजिए आपको आयरन का नहीं पता है, तो देखिए आयरन का X मान लीजिए, H2O तो न्यूट्रल है, 0 ही होता है। ये है नाइट्रोसिल, NO का मतलब होता है नाइट्रोसिल, और नाइट्रोसिल को लिखते हैं NO+1, पॉजिटिव लिगेंड्स होता है ये, ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड्स है, और इसके ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। नेक्स्ट है सल्फेट, इसको लिखते हैं -2, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। तो हम इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करके 0 लाना चाहते हैं। तो क्या है कॉन्सेप्ट बेटा, अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करके 0 लाना चाहते हैं देन वी कैन राइट, देखिए यहाँ पे आयरन का नहीं पता मुझे, X कर लेते हैं, H2 का तो 0 हो गया, नाइट्रोसोनियम का +1 हो गया, और सल्फेट का -2 हो गया 0, यानी X +1 -1 -1 इक्वल टू 0, देन X इक्वल टू कितना +1, यानी द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1, द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं बेटा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक चिलेटिंग लिगेंड्स है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग मतलब क्रैब लेग लाइक स्ट्रक्चर्स। राइट ना, अगर क्रैब लेग लाइक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो देखो पहला है आपके पास क्या है, 1,2 इथाइलिन डायमाइन, मतलब देख लेते हैं यहाँ पर, देखो CH2 है, CH2 है, NH2 है, NH2 है, और NH2 पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, NH2 पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है एक के साथ। मेटल के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो 2 जगह से होल्ड करेगा, तो एक तो ये है जो 2 जगह से होल्ड करे। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यानी ये सिर्फ एक जगह से होल्ड करेगा क्योंकि एक लोन पेयर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इथाइल एमीन का फॉर्मूला होता है CH3CH2NH2, इसके पास भी एक ही लोन पेयर है, एक ही जगह से होल्ड करेगा। फिनॉल में एक ही जगह पर
लोन पेयर है एक ही जगह से, सो ये मोनोडेंटेड मोनोडेंटेड मोनोडेंटेड, ये बाइडेंटेड। जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वही चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, तो आंसर विल बी 1,2 इथिलीन डायमीन, 1,2 इथिलीन डायमीन। नेक्स्ट बेटा देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्ट थर्ड आयन। तो देखो बेटा यहाँ पर हम कौन से रूल को फॉलो करते हैं, यहाँ पर हम रूल को फॉलो कर सकते हैं क्या, द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन एन आयन ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। तो मान लो कोबाल्ट का नहीं पता है मुझे, एक्स मान लेते हैं। ऑक्सिलेटो का स्ट्रक्चर से अगर आपको याद होगा तो ऑक्सिलेटो का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। तो एक ऑक्सिलेटो आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कुल 3 है, तो देख लेते हैं बेटा रे, यहाँ पर कुल 3 है तो क्या हो जाएगा, मुझे कोबाल्ट का कैलकुलेट करना है, एक्स मान लेता हूँ +3 इंटू -2 इजकल टू -3, देन एक्स -6 इजकल टू -3, देन x is equal to -3 plus 6 is equal to +3. So the oxidation state of cobalt will be +3. The right answer is +3. क्लियर है बेटा आपका, कोई डाउट तो नहीं आया तक। नेक्स्ट बेटा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब 3D एलिमेंट। तो आयरन में देखो बेटा 3D आता है, क्रोमियम में 3D आता है, निकल में 3D आता है, सिल्वर में 3D नहीं आता है। सो द सिल्वर इज द आंसर, इट इज नॉट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, राइट ना, वो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता। 47 देखो ना, इसका 47 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, जोड़ लेते हैं 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 6 36 और 2 38 38 और 9 47, ठीक है। सो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 5s1 4d10। तो देखिए फोर्थ और 4d वाला जो एलिमेंट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, वो सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। सो द राइट आंसर विल बी सिल्वर। नेक्स्ट बेटा ये बहुत आसान है, निकल टेट्राकार्बोनाइल निकल में निकल की ऑक्सीकरण संख्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं है बेटा। कार्बोनाइल जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड्स है, कार्बोनाइल जो है वो कैसे लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो x + 0 मस्ट बी इक्वल टू 0, सो x is equal to 0, so the right answer will be A, the oxidation number of nickel is 0, राइट ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, XeF4 का आकार होता है। तो देखो बेटा आपने पढ़ा होगा, आई थिंक सो, एक थ्योरी होता है, ठीक है ना, उसमें हम लोग कहते हैं क्या, ऐसा कहते हैं, रिक्वायर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस कैटाइन चार्ज माइनस एनाइन चार्ज, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस कैटाइन चार्ज प्लस एनाइन चार्ज डिवाइडेड बाई 2, राइट ना। तो जेनॉन देखो इनर्ट गैस एलिमेंट है, और इनर्ट गैस में मोनोवैलेंट एटम, सॉरी इनर्ट गैस में जो वैलेंसी होता है वो 8 होता है, और मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर 4 है, कोई चार्ज इसके ऊपर है नहीं, तो 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 4 12/2 इक्वल टू 6, यानी 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, sp3 3 1 4 sp3d2, और sp3d2 की बात करते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है, राइट ना, कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, बट इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं क्योंकि 4 ही है। अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं बेटा तो XeF4 का जब स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो XeF4 का स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 फ्लोरीन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, स्क्वायर प्लेनर। सो द राइट आंसर विल बी स्क्वायर प्लेनर, वर्ग तलीय। क्या हो गया इसका आंसर, वर्ग तलीय, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम वाह, ओलियम का फॉर्मूला होता है बेटा, देखो क्या, H2S2O7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिसॉल्व इन H2SO4 टू फॉर्म ओलियम है H2S2O7। आप देखिए H2SO4, इसमें से H2SO4 माइनस कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन कैंसिल हो गया, 1 सल्फर बच गया, 7 और 4 3 SO3, सो द राइट आंसर विल बी सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी जब सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फर ट्राइऑक्साइड पास आउट कर देते हैं तो ओलियम बनता है, सो द राइट आंसर विल बी SO3। नेक्स्ट
विच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉन्सेंट्रेट बाय द फ्लोटेशन प्रोसेस। बेटा कल भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, बिहार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं, राइट ना। सो विच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फोर्स, सल्फाइड ओर्स, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कल, सल्फाइड ओर्स, राइट ना। सल्फाइड ओर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय द या एनरिच्ड बाय द फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है ना। कंप्लीटली कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। लोहे का प्रमुख अयस्क है, द चीफ ओर ऑफ आयरन इज, देखो आयरन सब में है, देखो आयरन मैग्नेटाइट में भी है, फेरिक कार्बोनेट में भी है और हेमेटाइट में भी है, बट सबसे ज़्यादा जो हमको मिलता है वो एबेंडेंट मटेरियल के रूप में है, तो वो मिलता है फेरिक ऑक्साइड, यानी हेमेटाइट विल बी द राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी हेमेटाइट, हेमेटाइट, राइट ना। हेमेटाइट जो है बेटा वो क्या है, लोहे का प्रमुख अयस्क है Fe2O3, जिससे हम लोहा ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही आसान है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। देखिए फॉर्मूला है HC डबल बॉन्ड OH, यानी इसके स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दें तो देखिए ऐसा कुछ बना सकते हैं आप इसको। एक ही कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आयपिक नेम होता है वो कहलाता है अल्केनोइक एसिड। अल की जगह पर एक ही कार्बन है तो मीथेन रख दें तो मीथेनोइक एसिड, फॉर्मूला इज मीथेनोइक एसिड, नाम क्या हो गया, मीथेनोइक एसिड। नेक्स्ट कीटोन ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विथ H2O गिव्स, देखो कीटोन है बेटा, कीटोन का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड R, आप इसका रिडक्शन कर रहे हैं यानी हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। जब आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं बेटा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, RCOHHR, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से यहाँ पर क्या सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है, तो राइट आंसर विल बी सेकेंडरी अल्कोहल, राइट आंसर विल बी सेकेंडरी अल्कोहल, राइट ना। तो अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा बेटा तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, राइट ना। सो कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, द चीफ फोर्स ऑफ कॉपर इज, अगेन कॉपर का चीफ फोर्स कॉपर पायराइट होता है। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला देखो बेटा, कॉपर पायराइट सबसे पहले तो कॉपर पायराइट है तो कॉपर पायराइट हो गया CuFeS2, इसमें कॉपर ग्लैंस की बात कर लेते हैं तो Cu, ये भी एक सल्फाइड और सी होता है CuS, राइट ना, ठीक है ना। और गैलेना जो होता है वो होता है PbS, गैलेना क्या होता है बेटा, PbS, राइट ना। और सीडेराइट जो है बेटा आपका वो बेटा बेसिकली आयरन का कार्बोनेट होता है, वो क्या होता है, आयरन का कार्बोनेट होता है, तो ये FeCO3 होता है, क्या होता है, FeCO3, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कॉपर किस में प्रेजेंट है, तो कॉपर पायराइट्स में प्रेजेंट, तो राइट आंसर विल बी कॉपर पायराइट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट है क्या है, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है। सो इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ वाटर। तो देखो इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH और वाटर है बेटा HOH। तो देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, H पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो राइट आंसर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा आंसर है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट ना। सो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। नेक्स्ट बेटा देखो CH3COCH3, CH3COCH3 ये कीटोन है और कीटोन का जो आयपिक नेम होता है वो होता है अल्केनोन। अल्केन की जगह पर 3 कार्बन देखिए 1 2 3, यानी अल्केन की जगह पर 3 कार्बन है, प्रोपेन रख दीजिए तो आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा आंसर, प्रोपेनॉन। सो द प्रोपेनॉन इज द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, ग्लूकोज निम्नलिखित में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है बेटा, देखो मोनोसेक्राइड्स होता है, क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स होता है, मतलब इसको आप हाइड्रोलाइज कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब फर्दर इट इज़ नॉट एबल टू हाइड्रोलाइज। C6H12 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इट इज़ नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, तो जिसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है वो मोनोसेक्राइड्स है, तो राइट आंसर विल बी मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है बेटा क्या, CH3COH इज, ये इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, एक ही हाइड्रोजन पर प्रोटॉन आया, सो मोनोप्रोटिक है, ये क्या है, मोनोप्रोटिक एसिड। और जितने भी मोनोप्रोटिक एसिड होते हैं वो मोनोबेसिक अम्ल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मोनोबेसिक अम्ल कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं बेटा। तो आई होप सो आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और अभी तक का कुछ भी अगर आपको समझने में दिक्कत होता है या फिर ऐसा वीडियो और लेकर के आऊँ तो आप कमेंट करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक फॉर योर कैरियर, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।